और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सहारनपुर के गंगोह में एटीएस का एक्शन देखने को मिला है। गंगोह में एक इमाम को हिरासत में लिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि इमाम पर आतंकी संगठन से जुड़े होने का शक है। पाकिस्तानी व्हाट्सएप ग्रुप पर यह चैट किया करता था। बस से उतारकर इमाम को अब एटीएस अपने साथ लेकर गई है। हम आपको बता दें, जब से पाकिस्तान और भारत के बीच में टेंशन शुरू हुई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, अब उत्तर प्रदेश में भी लगातार एटीएस सक्रिय है। जगह जगह पर एक्शन हो रहा है और उन लोगों को खोजा जा रहा है जो भारत विरोधी काम करते हैं। ऐसे में बड़ी खबर गंगोह से आ रही है, जहां पर एटीएस का एक्शन देखने को मिला है। एक इमाम को हिरासत में लिया गया है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गुजरात में भुज एयरफोर्स स्टेशन का दौरा करेंगे। सैनिकों से मिलकर उनकी हौसला अफजाई भी करेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर यह दौरा बेहद अहम है। तनाव के दौरान पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन से भुज को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से पाकिस्तान के हमलों को नाकाम कर दिया था। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल श्रीनगर एयरबेस पहुंचे थे। उन्होंने वायुसेना के पायलटों और अधिकारियों से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की थी और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज पहुंच रहे हैं। और देखिए, बहुत जरूरी है हौसला अफजाई करना, क्योंकि सेना के अदम्य साहस की वजह से ही पाकिस्तान में जिस तरह से जो जितने एयर बेसिस थे उनको तबाह कर दिया गया, जिस तरह से टारगेट करके वहां के एयर बेसिस को निशाना बनाया गया था। पाकिस्तान ने भी दावा किया था कि भारतीय एयर बेसिस को भी निशाना बनाया गया है, लेकिन अब इसी को लेकर रक्षा मंत्री कल जम्मू में थे और आज भुज पहुंच रहे हैं, ताकि जो सेना है उसकी हौसला अफजाई कर सके। लखनऊ में पुलिस ने स्टंट बाजों पर तेज रफ्तार वाहनों पर लगाम लगाने की कवायद शुरू कर दिया और इसी कड़ी में पुलिस ने ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हुए एक थार को सीज किया है। वहीं नियमों में एक बाइक सवार पर भी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने गोमती नगर इलाके में यह अभियान चलाया। तो देखिए, रफ्तार किस तरह से सड़कों पर दिखाई देती है और इसका खामियाजा उसी को उठाना पड़ता है जो इसकी चपेट में आते हैं, चाहे वो गाड़ी सवार हो या फिर रास्ते पर चलने वाले लोग। इसी वजह से अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक थार को और एक बाइक के जो चालक था उसे गिरफ्तार किया है। एक तरह से कह लीजिए, उस पर कार्रवाई की है, चालान किया है और अब इन दोनों गाड़ियों को सीज कर लिया गया है। पीलीभीत में भी सैयद सलार मसूद गाजी के मेले पर रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मेले की इजाजत नहीं दी है। आपको बता दें कि बहराइच और बाराबंकी में भी मसूद गाजी के मेले पर रोक लगाई गई है और अब इसके बाद पीलीभीत में भी जिला प्रशासन ने कहा है कि इस मेले को लगाने की इजाजत नहीं मिलेगी। हवाला सुरक्षा कारणों को लेकर दिया गया है। पीलीभीत में जेठ माह के पहले इतवार को लगने वाले बाले मियाँ के मेले को जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। अनुमति न देने का उन्होंने कारण बताया है। कारण ये बताया है कि यहाँ पर जो भारत पाकिस्तान के बीच तनाव है, साथ ही साथ जो वक्फ संशोधन बिल है इसको लेकर जो चल रहा है, इसके देखते हुए सांप्रदायिक सौंदर्य बना रहे, इसको लेकर उन्होंने यहाँ पर जो है इस बाले मियाँ की मज़ार में होने वाले उर्स को अनुमति नहीं दी है। सैयद परवेज, न्यूज़ 18, पीलीभीत। बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रक और मिनी ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में महिला समेत 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 22 लोगों के घायल होने की खबर है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। डॉक्टर्स ने 14 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया है। पूरे मामले पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया और मृतक के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। घायलों को बेहतर इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि बुलंदशहर के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में गांव रोंडा के पास ये हादसा हुआ। और प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिजली चोरी के खिलाफ इस वक्त अभियान चलाया जा रहा है। यूपीपीसीएल की 20 टीमों ने यह अभियान चलाया है। छापेमारी में 113 घरों में पकड़ी गई बिजली चोरी का पता चला है। कसारी मसारी में 12 घरों में बाईपास पकड़ा गया है। बिजली चोरी करने वालों पर इस वक्त बताया जा रहा है कि अब
मुकदमा दर्ज होगा। 614 बड़े बकायेदारों की बिजली भी काट दी गई है। 89 उपभोक्ताओं का बिजली लोड बढ़ाया गया है। तो आप समझिए कि किस तरह से बिजली चोरी हो रही थी। इसी को लेकर लगातार घाटा यूपीपीसीएल को हो रहा था। अब इसी को लेकर यूपीपीसीएल की 20 टीमों ने एक अभियान चलाया है, जिस छापेमारी में 113 घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई। कसारी मसारी में 12 घरों में बाईपास यानी कि टाकी के से लगाकर जिस तरह से बिजली चोरी की जाती है उसका पता चला है। बिजली चोरी करने वालों पर बताया जा रहा है कि मुकदमा दर्ज होगा। इसके अलावा 614 बड़े बकायेदार जिनके बिल अब तक जिनके बिलों का भुगतान नहीं हुआ है उनकी बिजली को काट दिया गया है। वहीं 89 उपभोक्ताओं का बिजली लोड बढ़ा दिया गया है। और दिल्ली एनसीआर की हवा एक बार फिर से सांस लेने लायक नहीं बची है। जी हां, प्रदूषित हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर की जो हवा है उसका जो AQI है वो बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है। श्री अरबिंदो मार्ग पर AQI इस वक्त 212 के पार चला गया है। दिल्ली में इंडिया गेट की बात की जाए, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए लोग निकलते हैं, लेकिन आज बहुत कम इनकी तादाद देखने को मिली क्योंकि यहां का AQI 249 दर्ज किया गया। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक में गिरावट दर्ज की गई है। श्री अरबिंदो मार्ग के आसपास के इलाके में वायु गुणवत्ता सूचकांक 212 पर पहुंच गया है, जिसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार खराब श्रेणी में रखा गया है। मतलब आप समझिए कि कितनी खराब अवस्था में कल था कि आज गिरने के बाद भी यह अब भी खराब श्रेणी में बना हुआ है। नोएडा का AQI आप सोचिए कि 302 दर्ज किया गया है, यानी दिल्ली से भी ज्यादा खराब हवा इस वक्त नोएडा की है। दिल्ली एनसीआर का मौसम एक बार फिर से यहां रहने वालों के लिए रुला रहा है। प्रचंड गर्मी के साथ गुरुवार को हवा भी जहरीली हो गई, जिससे लोगों के लिए घर से निकलना दूभर हो गया। दिल्ली के आसमान में धुंध की मोटी चादर देखने को मिली है। लोगों को विजिबिलिटी की समस्या से जूझना पड़ा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लोगों को मौसम की मार पड़ने वाली है, यानी गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी, वायु गुणवत्ता भी खराब होगी। गर्मी और खराब वायु गुणवत्ता की वजह से आम लोगों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में हवा की क्वालिटी खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। इंडिया गेट के पास AQI आज सुबह का 249 है। नोएडा गाजियाबाद की हवा भी बेहद खराब है। नोएडा में AQI 302 दर्ज किया गया है। और दिल्ली एनसीआर समेत पूरा गाजियाबाद कल धूल की एक सफेद चादर में लिपटा दिखाई दिया, लेकिन आज सुबह कड़ी धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। सुबह के समय तापमान 34 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं शाम तक इस तापमान का बताया जा रहा है कि 42 डिग्री तक ये तापमान पहुंच सकता है। यानी सुबह 34 है तो सोचिए कि दिन ढलते ढलते तापमान 42 डिग्री, यानी पहले धूल का गुबार और उसके बाद अब गर्मी की मार। और देखिए अब गर्मी धीरे धीरे लोगों को सताने लगी है। उत्तर प्रदेश में 13 जिलों में हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 29 जिलों में लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 48 घंटे तक गर्मी का प्रकोप और तेज हो सकता है। लखनऊ में आज तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में बाहर ना निकलने की सलाह दी है। तो आप समझिए धीरे धीरे अब गर्मी बढ़ती चली जा रही है। 13 जिलों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। उत्तर प्रदेश में बताया जा रहा है कि अगर लखनऊ की बात की जाए तो ये पारा आज 44 डिग्री तक लखनऊ में पहुंच सकता है। मई का महीना कई सालों में ऐसा नहीं देखा। गर्मी पड़ रही है तो कहीं कहीं पर तेज आंधी भी चल रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में गर्मी ज्यादा पड़ने का अनुमान लगाया है। 18 मई तक पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकतर जगहों पर लू चल सकती है। वहीं तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। वहीं 17 मई से तराई के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना भी है। खासतौर पर 16 मई को हीट वेव सबसे ज्यादा प्रभावी रहने वाली है, जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान 44 डिग्री तक पहुंच सकता है। बुधवार को भी करीब 15 जिलों में पारा 40 डिग्री या उससे ऊपर रिकॉर्ड किया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां भी टेम्परेचर 40 के पार रिकॉर्ड किया जा रहा है और भीषण गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है।
हालांकि मौसम विभाग के अनुसार 17 मई से तराई के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है, जिससे लू की तीव्रता थोड़ी कम हो सकती है। लू को लेकर जिन जिलों में चेतावनी जारी की गई है उनमें बांदा, चित्रकूट, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, अंबेडकर नगर और आसपास के इलाके भी शामिल हैं। दिल्ली एनसीआर में देर रात हल्की आंधी चली, जिससे सुबह के समय धूल की चादर देखने को मिली। एक सफेद चादर आपको दिखेगी और जमीनी सतह से कई फीट ऊंचाई तक आपको वो हवाओं में आपको एक सफेद चादर दिखाई देगी। धूल भरी आंधी बच्चों और बुजुर्गों के लिए बेहद खतरनाक है। आपको बता दें, पश्चिमी विक्षोभ के चलते तेज हवाओं के साथ साथ धूल भरी आंधी से आम आदमी को दो चार होना पड़ रहा है और परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। आपको बता दें, मौसम विशेषज्ञ ये बताते हैं कि आने वाले 2 दिनों में हल्की फुल्की बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन आज सुबह से ही तेज हवाओं के साथ साथ लोगों को धूल भरी आंधी से परेशान होना पड़ रहा है। साथ ही आपको बता दें, एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता में भी जो है वो बढ़ोतरी देखी गई है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। गर्मी के मौसम में यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे 98 स्पेशल ट्रेन चला रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले वक्त में उत्तर भारत समेत कई जगह पर बारिश, ओले और धूल भरी आंधी चलने के भी आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जैनब फातिमा ने कुर्की की कार्रवाई और एनबीडी को चुनौती दी है। उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही जैनब के घर की 3 दिसंबर 2023 को कुर्की की कार्रवाई हुई थी। इस शूटआउट में फरार आरोपी जैनब फातिमा के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी है। फरार जैनब फातिमा ने अपने वकीलों के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। हत्याकांड की साजिश में अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा को भी आरोपी बनाया गया है। 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के सुलेम सराय इलाके में हुए उमेश पाल और 2 सरकारी गनर शूटआउट में जो कांड हुआ था, पुलिस ने जैनब की गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ है। नोएडा में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। नोएडा अथॉरिटी ने 2 दुकानें और कई अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई की। इस दौरान नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों को स्थानीय लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा। इसके बाद अथॉरिटी की टीम ने पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर एक्शन लिया। पूरा मामला सेक्टर 49 के बरौला गांव का बताया जा रहा है। तो आप देखिए किस तरह से अथॉरिटी का बुलडोजर चला है। जहां जहां पर अवैध निर्माण किया गया उन सब जगहों पर को ढाया गया है। हालांकि उस दौरान वहां पर जो लोग मौजूद थे, अफसरों के साथ उनकी कहासुनी भी हुई, लेकिन इसके बावजूद जितने भी अवैध निर्माण थे उनको चुनौती देकर, उनको चिन्हित करके उनको ध्वस्त किया गया है। ये पूरा मामला सेक्टर 49 के बरौला गांव का बताया जा रहा है।